का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी होती किस तरह से है। पहले हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे सेल इंजरी डिपेंड करती है। जैसे कि सेल इंजरी जो है वो डिपेंड करती है कि टाइप क्या है इंजरी का। हमें पता है कि सेल इंजरी के दो टाइप होते हैं, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, दूसरी है रिवर्सिबल सेल इंजरी। वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म डिपेंड करता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल इंजरी, कि इधर वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, या उस इंजरी की ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट इंजरी। अगर वो परसिस्ट करेगा यानी स्टिमुला रिमूव नहीं होगा तो वो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, ड्यूरेशन लॉन्ग होगी। और अगर रिवर्सिबल है तो वो आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वापस रिवर्स अपनी स्टेट में आ जाएगी। उसके अलावा ये डिपेंड करती है कि सिवियरिटी कितनी है इंजरी की, वो हाउ मच इट इज सिवियर। सिवियरिटी के बाद टाइप क्या है उस इंजर्ड सेल का, यानी इंजरी जो हुई है वो किस टाइप ऑफ द सेल में हुई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है। दूसरा ये कि अगर सेल इंजरी हो रही है तो सेल के अंदर किन मटेरियल्स पे ये टारगेटेड होती है। तो कौन से इसके टारगेट होते हैं सेल के अंदर। इट कैन बी द सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल इंजरी हो रही है तो टारगेट सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, टारगेट प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी कंप्रोमाइज्ड, या साइटोस्केलेटन को भी डैमेज हो सकता है। तो ये टारगेटेड साइट्स होती हैं सेल इंजरी की, और ये फैक्टर्स होते हैं जिन पे सेल इंजरी डिपेंड करती है। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी मैं कह रही हूँ कि फर्ज करें ये वेसल है और इस वेसल के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन गया है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनने की वजह से यहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ब्लड जो है वो वेसल के अंदर फ्लो नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी द लॉस ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड पहुंच ही नहीं रही वेसल के अंदर, और रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। तो इसको कहते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया रिजल्ट्स इन द हाइपोक्सिया। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाऊं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोक्सिया एंड द इस्कीमिया। इस्कीमिया वो कंडीशन होती है कि जैसे कि किसी भी आर्ट्रियल या वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ऑक्लूजन की वजह से ब्लड जो है वो उसका सप्लाई रिड्यूस हो गया है। अब ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजन। तो अगर ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी पहुंच नहीं पाएगी। तो अगर there is a reduced supply of the blood, it will ultimately lead to the reduced supply of oxygen। यानी इस्कीमिया की मैनिफेस्टेशन है हाइपोक्सिया। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। हाइपोक्सिया, whenever it happens, there is the reduced concentration of the oxygen। ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज के साथ जब भी ऑक्सीजन मिलती है तो एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एटीपी बनता है जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। तो ऑक्सीजन मोस्ट नीडेड है हमारी बॉडी के लिए। अगर ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो जाएगी तो बहुत सारे जो पंप्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर उन पे इफेक्ट आएगा। तो वही हम आज पढ़ेंगे। तो पहले इस्कीमिया हुई, इस्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हुई, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गई और एटीपी प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि एटीपी दो तरीकों से बनती है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
और दूसरा एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इनमें जो डिफरेंस है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है तो देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस तब होती है व्हेन देयर इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइपोक्सिया हो गई, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो वो किस तरह ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी और एटीपी बनेगा। तो क्या होगा कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के रिड्यूस होने की वजह से देयर इज द रिडक्शन इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी किस मैकेनिज्म से बनेंगे, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से बनेंगे। वो कैसे कि यहाँ पे इस्कीमिया हुआ था, उसके बाद हाइपोक्सिया, रिड्यूस ऑक्सीजन दैट लीड टू द रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या इंक्रीज हो जाएगी, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ये होगा कि एटीपी कम हो गए, मगर यहाँ पे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाएगा, एएमपी बढ़ जाएगा। एएमपी बढ़ेगा तो ये स्टिमुलेट करेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस इज अ एंजाइम। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा या स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द मोर एंड मोर ग्लाइकोजन स्टोर्स इनटू द ग्लूकोज, क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए। तो जैसे ये ग्लाइकोजन ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लाइकोजन स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट करेंगे। देयर विल बी द डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स। ग्लाइकोजन स्टोर्स कम होते जाएंगे, तो ग्लाइकोजन जैसे ही डिप्लीट होगा, हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो एंड प्रोडक्ट होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तब भी होता है जब एक्सेसिव एक्सरसाइज हो जाती है एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड। एसिड बनेगा तो इसका मतलब कि सेल की एसिडिफिकेशन हो जाएगी या एसिडोसिस हो जाएगी, और एसिडोसिस में हमें पता है कि पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब पीएच रिड्यूस हो जाएगी तो ये पीएच अफेक्ट करेगी स्ट्रक्चर्स को। ड्यू टू द रिड्यूस पीएच जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है वो श्रंक करेगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन विल गेट श्रंक, या उसकी क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, इस तरह से क्लम्पिंग हो जाएगी। तो ये था सारा मैकेनिज्म जिसमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी। अब रिड्यूस एटीपी की वजह से और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड एटीपी। ठीक है, अब अगर रिडक्शन हो गई है एटीपी की, इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पंप है वो भी काम करना छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें आप, तो ये सारे पहले हम इस पे आ जाते हैं मेम्ब्रेन डैमेज पे। तो मेम्ब्रेन पे क्या इफेक्ट आएगा अगर एटीपी रिड्यूस हो गई है। एटीपी रिडक्शन की वजह से मेम्ब्रेन पे ये इफेक्ट आएगा कि मेम्ब्रेन के अंदर पंप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तब जाके ये वर्क करेगा। ये क्या करता है कि ये पोटेशियम को इनफ्लक्स करवाता है और सोडियम की इफ्लक्स करवाता है, यानी सोडियम को बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर भेजता है। अगर यहाँ पे एटीपी कम हो गए तो इसका मतलब ये पंप भी काम करना छोड़ देगा और सोडियम जो है वो अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा। सोडियम विल बी अक्यूमुलेटेड इनसाइड ऑफ द सेल। सोडियम इनसाइड ऑफ द सेल, सॉरी, यहाँ पे सोडियम अक्यूमुलेट हो गया तो सेल के अंदर यानी क्या हो गया, हाइपरटोनिसिटी हो गई सेल के अंदर। हाइपरटोनिसिटी की वजह से क्या होगा, आइसोऑस्मोटिक गेन होगा वाटर का, क्योंकि सेल को बैलेंस करना है। साल्ट अंदर बढ़ गया है तो ये क्या करेगा, क्योंकि साल्ट जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सोडियम सेल के अंदर बढ़ जाता है तो वो वाटर को बाहर
से अंदर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आ जाता है एंड सेल विल सॉइल। इसको कहते हैं सेल्यूलर सॉइलिंग। एटीपी कम हुआ, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया। अब सेल को आइसोस्मोटिक गेन करना है वाटर का, सेल्यूलर सॉइलिंग हो गई। दूसरा जो इफ़ेक्ट होता है एटीपी रिडक्शन की वजह से वो ये होता है कि एटीपी जब रिड्यूस हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैल्शियम पंप्स भी होते हैं जो कि कैल्शियम की एंट्री एंड एक्सिट को कंट्रोल करते हैं। अब अगर एटीपी रिड्यूस हो गया तो कैल्शियम जो है, मतलब ये जो कैल्शियम पंप्स होते हैं ये क्या करते हैं कि कैल्शियम जो फ्री कैल्शियम होता है इनसाइड द सेल्स को बाहर भेजते हैं, क्योंकि फ्री कैल्शियम इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द सेल। ये कैल्शियम जाता है या तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर या वो बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे एटीपी हो गए रिड्यूस। जब एटीपी हो गए रिड्यूस तो कैल्शियम पंप भी अपना काम करना छोड़ देगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो इनसाइड ऑफ द सेल आ जाएगा, यानी साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आएगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की फ्री कैल्शियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल बढ़ रही है तो वो एक्टिवेट करेगी एंजाइम्स को और वो एंजाइम रिलीज हो जाएंगे सेल के अंदर, और जैसे ही ये एंजाइम सेल के अंदर जाएंगे वो सेल की प्रोटीन्स को सेल के ऑर्गेनील्स को डाइजेस्ट करेंगे और सेल का डैमेज करेंगे। एक ये आया इफेक्ट। दूसरा ये कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है। एटीपी अगर रिड्यूस हो जाती है तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पे डैमेज आता है। मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजरी में कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है और कैसे डैमेज क्या। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से अगर एटीपी कम मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स प्रोटीन, लिपिड और डीएनए का डैमेज काज करते हैं। एक ये इफेक्ट आया। दूसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा एटीपी डिप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एटीपी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो राइबोसोम से, जैसे ये सेल, ये न्यूक्लियस एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER एंड दीज आर द राइबोसोम्स। अगर बहुत ज़्यादा एटीपी डिप्लीट होगा तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये डिटेच होना शुरू हो जाएंगे, यानी ये राइबोसोम्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये RER से डिटेच हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएगी पॉलीसोम्स की। अगर राइबोसोम डिटेच हो जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस पे भी इफेक्ट आएगा एंड देयर विल बी द रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि RER से राइबोसोम ही डिटेच हो गए तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि जब एटीपी कम हो जाता है तो एटीपी कम होने की वजह से जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एपरेटस हो जाता है उसका फंक्शन कम हो जाता है, उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से राइबोसोम डिटेच होना शुरू हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाती है। जो दूसरा इफेक्ट होता है दैट इज द प्रोटीन मिसफोल्डिंग। अब प्रोटीन मिसफोल्डिंग क्यों होती है? अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, सेल के पास एटीपी नहीं है, सेल को ग्लूकोज इनफ नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन मिसफोल्ड होना शुरू हो जाती है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो मिसफोल्ड हो जाती हैं। अब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके अंदर एक अनफोल्डेड, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके अंदर एक अनफोल्डेड प्रोटीन
रेस्पॉन्स टाइप एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है कि ये प्रोटीन को मिसफोल्ड कर देता है क्योंकि उसको इनफ एटीपी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन्स हैं ड्यू टू दिस इनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स दे बिकम्स मिसफोल्डेड, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अब नॉर्मली क्या होता है कि एंटी एपोप्टिक प्रोटीन बन रही होती हैं। अब एंटी एपोप्टिक प्रोटीन क्या है, जो कि सेल को डैमेज होने से बचाती हैं, एंटी एपोप्टिक के। मगर जैसे ही ये इनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है ड्यू टू रिड्यूस एटीपी सप्लाई, रिड्यूस ऑक्सीजन, तो प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। और वो प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स क्या करती हैं, प्रोटीन मिसफोल्डिंग। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि ड्यू टू इसको आप मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी भी कह सकते हैं। अब ये मैंने पूरा बताया है जनरल आपको, जो आगे हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेगा कि रिवर्सिबल में कौन सी चेंजेस हो रही हैं और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कौन सी चेंजेस हो रही हैं। यहाँ तक हमने एक जनरल मैकेनिज्म पढ़ा कि सेल इंजरी में कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं।